नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गौतम फ्रॉम गौतम विद्याचार अकेडमी। मैं आपके लिए यहाँ वेद से संबंधित एक सेशन लेके आया हूँ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। आज हम वेद पर बात करेंगे और बहुत डीपली तरीके से देखेंगे आखिर वेव का फिनोमेना क्या है और कैसे इससे एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, कितने प्रकार की वेव है, क्या क्या चीज इनसे कैलकुलेट की जाती है। ये हमने 2-3 सेशनों में इसको तोड़ा है पूरे चैप्टर को। तो आइए सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, वेव एंड इट इज द बेसिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। आप वेव की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। तो हम यहां हमने कॉन्सेप्ट लिया है कि मान के चलिएगा आप एक तालाब में एक पत्थर को डाल रहे हैं। जब आप तालाब में पत्थर को डालते हैं तो उस पत्थर को केंद्र मान के उसके चारों तरफ गोल 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 सर्किल सा बनता है और वो सर्किल सा आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस सेंटर से दूर की तरफ जा रहा है। यूं करके ऐसे, यूं करके वो दूर की तरफ जाता है। यानी एक सर्किल से कई सारे सर्किल बनते हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, देखिए एक सर्किल बहुत बड़ा दिखाई देगा, उसके भीतर यानी बहुत सारे सर्किल से दिखाई देंगे। तो ये कैसे सर्किल जाता है और क्या हुआ पानी उस स्थान से उस स्थान तक लास्ट तक चला जाता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता कि जैसे आपने पत्थर डाला और वहां से सर्किल बनना स्टार्ट हुआ तो उस पत्थर के पास वाले पानी वो लास्ट तक चला जाए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो बहाव आ जाएगा। इस बात से यह प्रतीत होता है कि जो आपको एक वेव सी दिखाई दे रही है, एक श्रृंग और एक गर्त यानी क्रस्ट और ट्रस्ट, ये दोनों आपकी चीजें बनती हैं वहां पे। तो वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, ना कि पानी के पार्टिकल को ट्रांसफर करें। तो इस बात से ये चीज बनती है कि वेव कभी भी जिस मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल को अपने साथ नहीं ले जाती, बल्कि उस पार्टिकल को विशेष मान के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देती है। तो आप इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि ऐसी वेव हमारे एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ना कि मीडियम के पार्टिकल को ट्रांसफर करें। तो आइए एक दृष्टि से देखते हैं कैसे ये काम करती है। कई सारे इसके एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसका रस्सी का भी है कि आपने सपोज करो एक रस्सी ली ये, और ये एक दीवार है। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ कि आपकी एक दीवार है और यहाँ आपने रस्सी को बांध लिया और आपने क्या किया, ये आप खड़े और आपने रस्सी को पकड़ लिया। पकड़ के आप रस्सी को यूं मिला तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। जब ऐसा करके दिखाई देगा तो ये आपका गस्त बनेगा और ये आपका शिखर बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर पानी में देखें, जो पत्थर डालने वाली बात मैंने जो बताई वो आप देखें तो आपको ऐसे करके ये आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे। जो ये डार्क से हैं ये आपके शिखर है और जो नीचा है ये आपका कष्ट है। यानी एक शिखर के बाद एक गर्त बनेगा। जब एक गर्त बनेगा, एक शिखर के बाद एक गर्त बनेगा, तो देखिएगा गर्त बनेगा तो एक ये गर्त है ये वाला और ये आपका शिखर है, शिखर। ठीक, जब शिखर और गर्त है यहां पे, अब तो आपने यहां पत्थर डाला तो पानी यहां का यहां नहीं पहुंचेगा, बल्कि उसकी एनर्जी पहुंचेगी। ऐसे यहां पे दिखाया गया है। देखो जैसे यहां पे गिरा
तो ये स्त्रंग बन गया, गर्त बन गया, स्त्रंग बन गया, गर्त बन गया, स्त्रंग बन गया, गर्त बन गया, और एक से एक मॉडिफाइड वेव होती चली जाएगी। तो यहां से जो एनर्जी पैदा हुई वो हमारी लास्ट तक पहुंच गई, लेकिन एनर्जी पहुंच गई बट पानी के पार्टिकल नहीं पहुंचे। तो इस बात से आप ये कह सकते हैं, इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि मैकेनिकल वेव के अंदर, ये बात करेंगे मैकेनिकल वेव के अंदर, मैकेनिकल वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई ना कि पार्टिकल ट्रांसफर। ठीक, अब यहां इसके बहुत सारी चीजें हैं, इस पे आगे जिक्र करेंगे। तो ये बात यहां से कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अच्छा, यहां एक चीज और समझा देता हूं आपको कि ये जो ये बन रहा है ना ये करके, ये क्या है कि एक मान लो ये आपका आधार, इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे जब ये वेव हो रही है तो यहां से, जैसे मान लो यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, यूं गया और यूं गया, तो देखिएगा जब यहां से यूं गया तो इसको कहेंगे लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। क्यों कहेंगे कि यहां से और यहां तक का जो दूरी है वो आपकी लैम्डा है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आपकी एम्पलीट्यूड है। ठीक, और यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा वो t/2 है, और यहां से यहां तक का टाइम लगेगा वो t, आवर्तकाल। इस टाइम को कहेंगे आवर्तकाल, ये वेव लेंथ कहेंगे, और ये आपका एम्पलीट्यूड कहेंगे। आप तो इस आपकी ये चार्ज है, क्रस्ट क्या है, ग्रस्त क्या है, शिखर क्या है, गर्त क्या है, और वेवलेंथ क्या है, और एम्पलीट्यूड क्या है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, इसमें देखिएगा, मैं यहां बना के आपको समझाता हूं बेसिक तरीके से। सपोज करो ये आपकी दीवार है और ये आपकी वेव बन रही है, ठीक, ये आपकी वेव बन रही है, ये आपका उसका एक स्टेट पॉइंट है, हमने इसके ऊपर और नीचे वेव आपकी मोशन करने दी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपका एम्पलीट्यूड है, इसको ए से ड्रॉ करते हैं। ठीक, यहां से यहां तक एक चक्कर पूरा हो जाएगा, ये आपकी लैम्डा है, क्या है, आपकी वेव लेंथ है, यानी एक चक्कर देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक चक्कर पूरा हो गया तो आपकी ये वेव लेंथ। ठीक, अब इसमें यहां तक पहुंचने में समय भी लगा हो गया, तो समय कितना लगा उस समय को आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप यहां तक की समय की बात करें तो ये आपका समय होगा, कितना होगा, ये ऊपर वाला जो समय होगा ये होगा t/4, क्योंकि फोर्थ पार्ट है। यहां आ जाएंगे तो समय होगा t/2, यहां आ जाएंगे तो समय होगा t/3, और यहां आ जाएंगे तो समय हो जाएगा t। समझे, ये आपके इस प्रकार से समय को बांट सकते हैं। अब इन चीजों की यहां परिभाषा देखते हैं। अगर आपने ड्रॉप किया है वेव को तो देखिएगा, एक आती है आपको सर्कुलर वेव फ्रॉम वाटर ड्रॉप। सपोज करो आपने एक पानी में एक ड्रॉप डाल दी, तो उसके ड्रॉप डालने से एकदम एक वेव पैदा होगी, वो वेव जब भी वो ड्रॉप डालने से वेव पैदा होगी उसे क्या कहेंगे, सर्कुलर वेव कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कुलर वेव कहेंगे। जब पानी की एक बूंद जल की सतह पर गिरती है, किस पर, जैसे कोई जल भरा है, तो केंद्र के चारों ओर समान दूरी पर गोलाकार तरंग बनती है, इसे हम वृत्ताकार तरंग कहते हैं। अब चाहे पानी की ड्रॉप डाल दो चाहे पत्थर डाल दो। इसके बाद आती है वाटर, पानी की बूंद, ऊपर से गिरने वाली जल की छोटी सी बूंद जो जल के सतह को ऊर्जा प्रदान करती है। अब वेव ट्रांसफर क्या करती है, तो मैंने अभी बताया वेव ऊर्जा को ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है, ऊर्जा को ट्रांसफर करती है। अब ऊर्जा कहां से आ गई इसमें, ऊर्जा वो आई कि जब हम किसी काइनेटिक, जो आपका पत्थर है, आपने पत्थर को जैसे पानी पे डाला या आपने बूंद को पानी पे डाला उसकी सतह पर, तो बूंद के माध्यम से जो एनर्जी पैदा हो गई, एनर्जी पैदा हुई, उसी एनर्जी को स्रव और गर्त के जरिए से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती है। तो ये क्या है, ऊपर से गिरने वाली बूंद, छोटी सी बूंद जो जल की सतह को ऊर्जा प्रदान करती है,
उसे तरंग, उससे क्या होती है, तरंग उत्पन्न होती है। आप पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर द्वारा एनर्जी मिल गई, आपने बूंद फेंकी तो बूंद के द्वारा एनर्जी। आप कुछ भी चीज पानी में फेंक दीजिए, उसी चीज से क्या एनर्जी प्राप्त होगी, उसी एनर्जी को वो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करेगी। अब यहां बात आती है कि विक्षोभ का स्रोत, यानी जो विक्षोभ हुआ है, जो वेव प्राप्त हुई है, या जो विक्षोभ उसमें आ रहा है ऊपर और नीचे उस वेव के माध्यम से, उसका स्रोत क्या है। तो देखिएगा, वह बिंदु जहां बूंद जल की सतह से टकराती है, विक्षोभ कहां से प्राप्त होगा, विक्षोभ कहां से प्राप्त होगा कि जैसे मान लो पानी बना है और जैसे इस पर बूंद डालोगे तो पानी से जैसे आपकी बूंद टकराएगी तो वहीं पर वो बूंद उस पानी को उतना प्रेशर करेगी तो वो नीचे होगा, जब नीचे होगा और कुछ देर बाद वो ऊपर होगा, नीचे ऊपर होते ही और आपकी वेव पैदा हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जो विक्षोभ प्राप्त होता है वो तभी प्राप्त होता है जब बूंद पानी की गिरती है पानी की सतह पर। तो आप कहेंगे जैसे वो टकराएगी तो वहां पर यही तरंग उत्पन्न हो जाएगी। उस तरंग उत्पन्न होने की प्रारंभिक स्थिति को ही हम क्या कहेंगे, विक्षोभ कहेंगे। क्या कहेंगे, विक्षोभ कहेंगे। फेज डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आती है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप चाहे रस्सी है, चाहे रस्सी की बात करें, चाहे पानी की उसकी सतह की बात करें, रस्सी यहाँ पर आसानी से आप लोगों को शो करा सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल बार बार ले रहा हूँ। पानी के लेंगे तो ऐसे लेंगे, इसके अंदर एक इस तरह शिखर हो जाएगा और ये आपका गस्त हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये शिखर है और ये गस्त है, ये शिखर है ये गस्त है, ये शिखर है ये गस्त है। इसको ही आप SHM कहते हैं। क्या कहते हैं, SHM कहते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिएगा, तरंग का वह भाग जो संतुलन स्थिति से ऊपर, इस बात का क्या मतलब समझे, जैसे मान लो आपकी संतुलन स्थिति ये है, पानी का जो प्लेन है वो ये है और यहां से तरंग ऐसे उठ गई, तो ये आपकी संतुलन भाग से उभरी हुई है, अधिकतम ऊंचाई पर होती है। यानी क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई, यानी ये इसकी अधिकतम ऊंचाई, इसको क्रेस्ट मानेंगे। ये इसकी संतुलन स्थिति है और यहां से अधिकतम ऊंचाई पे ऐसा, तो ये क्या है आपका क्रेस्ट पॉइंट है। क्या है, क्रेस्ट पॉइंट है, क्रेस्ट पॉइंट है। ठीक, आप समझ गए शिखर क्या है। आप जब समतल से अधिकतम ऊंचाई पे जो उछाल लगेगी उसको ही आप क्रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेस्ट, यानी शिखर कहेंगे। क्या कहेंगे, शिखर कहेंगे। देखिएगा अब क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ डायरेक्शन। अब जब इसमें वेव पैदा हो ही गई तो इसके अंदर वेलोसिटी भी होगी, एक्सीलरेशन भी होगा, टाइम ड्यूरेशन भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब हम बात करेंगे वेव पे, वेलोसिटी पे। तो देखिए, बूंद का पानी की ओर गति करना, बूंद का नीचे की ओर गति करना, जब आप बूंद गिरे नीचे की ओर किस स्पीड से आई, वो स्पीड भी मैनेटरी करेगी। अगर आप बूंद धीमे से डालेंगे तो और हिसाब से आपकी गति पैदा होगी, जब बूंद आप तेजी से डालेंगे प्रेशराइज करके तो और हिसाब से आपके तरंग और गस्त बनेंगे। तो इसलिए बूंद की जो गति है वो भी उस पर निर्भर करती है। यह दर्शाता है कि बूंद गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिरती है। आपकी बूंद किसके कारण गिरती है, कोई भी चीज, यूनिवर्सल की कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें अफेक्टेड रहता है हर समय। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ गिर रही है और ऊर्जा जल की स्थानांतरण कर रही है। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण का नीचे गिरी और उसके अंदर जो एनर्जी है, जो गति एनर्जी है, वो उसको क्या है, वो एनर्जी थी, वो क्या हुई, जल को स्थानांतरण कर दी। जो उस बूंद में एनर्जी थी वो एनर्जी किसको मिल गई, जो उसके जल के सतह पर गिरी थी उस जल को मिल गई, उसी के कारण ये वेव उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट देखिएगा आगे, अब बात आ रही है एम्पलीट्यूड की, आयाम। संतुलन स्थिति से शिखर या गर्त तक की अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। देखिएगा, ये आपका संतुलन स्थिति है, ये आपकी संतुलन स्थिति है, ये आपकी संतुलन स्थिति है। इसकी अधिकतम ऊंचाई ये है, अधिकतम ऊंचाई, तो इसको आप क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम कहेंगे। चाहे आप ऊपर की साइड में नाप लीजिए, चाहे आप नीचे की साइड में नाप लीजिए। शिखर या गर्त दोनों की जो अधिकतम लंबवत ऊंचाई है उसे आप क्या कहेंगे,
आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब आयाम किन किन फैक्टरों से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, अब आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है कि देखिएगा, जैसे आपकी ये आपकी गति है, ये आपका एक संतुलन अवस्था है। यहां से देखिएगा, दो किरणागत शिखरों या दो किरणागत गर्तों की बीच की तरंग है, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अब आपके देखिएगा, या जैसे यहां से यहां तक एक चक्कर पूरा हो गया, तो यहां से यहां तक की दूरी है, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे आप? लैम्डा कहेंगे। क्या कहेंगे? लैम्डा कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। नेक्स्ट है अवनमन प्रभाव। जब तरंग केंद्र से दूर जाती है तो उनका आयाम कम होता जाता है। ऊर्जा के फैलाव और घर्षण के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिएगा, आपको मान लो कंपटीशन लेवल पे एक क्वेश्चन आ जाए कि आपकी बूंद यहां गिरी है, तो आपका आयाम जहां से वेव स्टार्ट हुई है वहां ज्यादा है कि जहां वेव खत्म हो रही है वहां ज्यादा है? तो आप खत्म होगी वहां कम होता जाए। जैसे ही वेव सेंट्रल से दूर जाएगी, जैसे ही सेंट्रल से दूर जाती जाएगी, तो आयाम आपका कम होता जाएगा। आयाम कम होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। इसका रीजन ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कम होती जाएगी और उस तरफ अगस्त धीमे धीमे एक स्थिति वो आएगी कि वो समाप्त हो जाएगी और फिर से आपका जो वाटर है वो एक जो समतल की स्थिति में आपकी ये बदल जाएगी। यानी कहने का मतलब मैं आपको यहाँ बयान करके दिखाता हूँ, आपकी जो वेव है वो ऐसी हो जाएगी, ऐसे। देखो, यहाँ आयाम आपका ज्यादा है, यहाँ आयाम आपका ज्यादा है, यहाँ भी है, फिर इससे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कम है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ, और फिर वो धीमे धीमे कम होता जाएगा। ठीक, इसका एक ही कारण है, ऊर्जा का फैलाव और घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। ठीक, क्योंकि पानी जा रहा है एक सतह से दूसरी सतह पे जाएगा, भाई ये खिसक रही है, पानी नहीं जा रहा, एनर्जी जा रही है, तो वो एक वेव दूर खिसक रही है, तो किसने कारण जो घर्षण है, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके कारण ये वेव आपकी कम, एम्पलीट्यूड कम होता है। अब नेक्स्ट है पार्टिकल मोशन, कणों की गति। देखिए, जल के कण आगे की ओर नहीं बढ़ते। जल के कण क्या करते हैं? आगे की ओर नहीं बढ़ते। यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई कह दे कि जब हम किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो जहां पत्थर गिरता है वहां के पार्टिकल वेव के साथ कितनी दूर तक जाते हैं, तो आगे नेक भी नहीं बढ़ते। वो क्या करते हैं? श्रम और गस्त के माध्यम से वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जल के कण आगे की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि वो अपनी संतुलन स्थिति के आसपास ऊपर नीचे कंपन करते हैं। यूं न जाके यूं कंपन करते हैं। क्या करते हैं? यूं कंपन करते हैं। ठीक, तो आगे नहीं बढ़ते। अब देखिएगा सर्कुलर, अब जब पानी की बूंद जल की सतह पर गिरती है तो केंद्र से गोलाकार तरंगें बाहर की ओर फेंकती है। अब तो इस वेव को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन की ये परिभाषा है, कभी तो वन शॉट में डेफिनेशन पूछ भी जाए तो आपकी ये है। अब है वृत्ताकार सूत्र। वृत्ताकार तरंग के लिए सामान्य तरंग समीकरण ये जो है सबसे ज्यादा होता है y = RT = a sin kr - ωt। अब यहाँ पर ये कौन कौन सी चीज है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, y है यहाँ पर विस्थापन। y क्या है? यहाँ पर विस्थापन है। y की बात करें तो y क्या है? यहाँ पर विस्थापन। a यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड है। k यहाँ पर क्या है? तरंग की संख्या है। क्या है? तरंग की संख्या। अब कैसे संख्या है कि देखिए 2 पाई का मतलब हो गया एक पूरे सर्किल में कितनी डिस्टेंस है, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 2 पाई अपॉन लैम्डा ये k निकल आता है। जो यहाँ पर k हुआ है वो इस फॉर्मूले से निकल के आएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा। यानी तरंग दैर्घ्य पर ये आपकी k की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड होती है।
अब ओमेगा यहाँ पर क्या है, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है ना, कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति क्या है, 2 पाई f, 2 पाई f, ये आपकी कोणीय आवृत्ति है ओमेगा। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट वेव टर्म। पूरी जो वेव का जो चैप्टर है ये 4 चीजों में शुरू में बताया था। क्यों कि जब भी कोई वेव होती है ऐसे करके आप ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर 3 से 4 फैक्टर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका एम्पलीट्यूड, वेव कितनी उछाल ले रही है ना, तो उछाल पे एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। जो हाईएस्ट उछाल होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। वेव लेंथ, एक तरंग और एक गस्ट की जो दूरी होगी मैक्सिमम, वो आपकी वेव लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ तक पहुंचने में वेव कितना समय ले रही है, वो t/4 है, और यहाँ तक लेने में कितना t/2 है, और यहाँ तक लेने में तो t/3 है, और यहाँ तक लेने में t है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। तो यहाँ हमने आपको जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर वेव है, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे और इनके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। इसमें कौन से फॉर्मूले से क्या चीज इसमें कैलकुलेट होगी, कौन सी फैक्टर का किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिफरेंट टाइप फिनोमेना इसमें हम कैलकुलेट करेंगे आपके सामने। तो मैं आप लोगों से उम्मीद चाहूँगा जो मेरा ये सेशन है इसको फॉरवर्ड करिएगा और लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी वेब से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। और मेरे ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर जुड़िएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।